ओके ओके, तुम सब चिंता मत करो, मैं देख रही हूँ। बच्चे नहीं है, कहीं घूमने गए होंगे, आ जाएंगे। तुम लोग थक गए होंगे, आराम करो, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। इतना बोलकर वंदिता बाहर चली गई। नेहा ने दरवाज़ा बंद किया। अब तक खुद को संभाले बेटी सानिया रो पड़ी। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? सानिया की बात काटते हुए नेहा बोली, तुम रो मत, कुछ नहीं हुआ होगा, दोनों सही सलामत आ जाएंगे। मैं बाहर देख रही हूँ, उनके आते ही तुम्हें खबर करूँगी। इतना कहकर नेहा बाहर चली गई। पार्क में बैठा नितेश यही सोच रहा था कि वह होटल में वेदांश को ऐसी हालत में कैसे लेकर जाए। काफ़ी देर सोचा पर कुछ समझ नहीं आया। घड़ी में 9 बज रहे थे। अब नितेश को याद आया कि सब उन दोनों के लिए परेशान हो रहे होंगे, तो उसने वंदिता को कॉल करके कहा कि वह दोनों एक दोस्त से मिलने आए थे। दोस्तों ने आने नहीं दिया तो अब सुबह आ जाएंगे। वंदिता लापरवाही के लिए थोड़ी डांट पिलाने के बाद ओके कहकर सोने चली गई। नितेश ने किसी और होटल में रात गुजारने के लिए सोचा, पर पॉकेट में हाथ डाला तो पर्स गायब था। बस कुछ पैसे पड़े थे। वेदांश की पॉकेट चेक की तो उसका भी यही हाल था। मतलब दोनों ही अपना पर्स होटल में भूल आए थे। तो उसने कार में रात गुजारने की सोची। वेदांश गहरी नींद में सो रहा था। उसने किसी तरह उसे लाकर सीट पर लेटाया और खुद भी सोने की कोशिश करने लगा। नेहा काफ़ी देर तक वेट करती रही, फिर थकी होने की वजह से बाहर सोफे पर ही सो गई। वंदिता ने नेहा को बाहर सोता देख तरुण से कहकर उसे अपने कमरे में छोड़ने को कहा, क्योंकि वह सानिया को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। उधर वेदांश की कोई खबर ना पाकर सानिया ने रात भर चिंता, दुख और अजीबोगरीब ख्यालों के बीच रात बिताई। देर रात बाद जाकर उसकी आंख लगी। सानिया की आंख सुबह 9 बजे खुली। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसका पहला सवाल वेदांश के बारे में ही था। नेहा ने वही राम कहानी सानिया को सुना दी जो नितेश ने फ़ोन पर वंदिता को बताई थी। सानिया को बहुत गुस्सा आया। वह अपना गुस्सा वेदांश पर उतारना चाहती थी। रात भर की उसकी परेशानी का सिला चाहती थी, पर वक्त की नज़ाकत देख अपने कदम कमरे से बाहर जाने के बजाय बाथरूम की ओर मोड़ दिए। आज हल्दी की रस्म होनी थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। चारों ओर से घिरा तरुण हल्दी की रस्म के लिए तैयार था। बस सानिया के आने का इंतज़ार था। थोड़ी ही देर में सानिया नेहा के साथ आती दिखी। उसके कदम भले ही तरुण की ओर थे, पर निगाहें अभी भी वेदांश को खोज रही थी। थोड़ी ही देर में उसे वेदांश सबसे पीछे खड़ा दिखाई दिया। वेदांश की नज़रें भी सानिया पर ही टिकी थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी सानिया का दिमाग खटका, क्योंकि होटल के अंदर भी उसने धूप का चश्मा पहना हुआ था। उसने नेहा से पूछा, पर उसे भी कुछ नहीं पता था। हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। तरुण और सानिया के हल्दी एक साथ लगाई जा रही थी। दोनों आमने सामने बैठे थे, बस उनके बीच में एक पर्दा था। हल्दी की रस्म शुरू होते ही वेदांश बाहर निकल गया। हंसी मजाक और नोक झोंक के बीच हल्दी की रस्म खत्म हुई। वंदिता ने तरुण को बधाई दी तो बदले में वह मुस्कुरा दिया और वंदिता को आराम करने को कहा। आराम तो मैं शादी के बाद करूंगी, वंदिता ने कहा। यहाँ और भी लोग हैं, तुम्हें शादी की तैयारियों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ टाइम पर हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा वक्त सानिया के साथ भी बिताना चाहिए। 2 दिन बाद वह तुमसे दूर चली जाएगी। कहते कहते तरुण की आंखें नम, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। अपने आंसुओं को पोंछते हुए वंदिता ने कहा, शादी की तैयारियों और इन सब के टेंशन के बीच ये बात तो मेरे दिमाग से एकदम से निकल ही गई थी। थैंक्स तरुण, मैं अभी सानिया के पास जा रही हूँ, यहाँ सब संभाल लेना। वंदिता इतना कहकर सानिया के रूम की तरफ चली गई। तरुण अपनी आंखों की नमी को सुखाते हुए अगले दिन की तैयारियों को देखने लगा। हल्दी की रस्म निपटते ही सानिया ने मुंह धुला, ड्रेस चेंज की और नेहा से कहा, मैं वेदांश से बात करना चाहती हूँ। क्या हुआ? अभी क्या बात करनी है? जो बात करनी हो फ़ोन पर कर लो, कहीं किसी ने देख लिया तो ड्रामा हो जाएगा। नेहा ने कहा, मुझे अभी बात करनी है। नितेश से कह कि वह वेदांश को ऊपर छत पर भेजे, सानिया ने थोड़े सख्त लहजे में कहा। तो नेहा ने कुछ नहीं पूछा और यही मैसेज ज्यों का त्यों नितेश को फॉरवर्ड किया और नितेश ने वेदांश को ऊपर भेज दिया। 15 मिनट में दोनों आमने सामने थे। सानिया उसे गुस्से और दुख से एकटक देखे जा रही थी। खुद को ऐसे सानिया को देखता पा वेदांश असहज महसूस कर रहा था। वह कभी सानिया को देखता तो कभी इधर उधर देखने लगता। सानिया के वेदांश की ओर बढ़ते कदम वेदांश की धड़कनें बढ़ा रहे थे। उसने आंखें टिपटिपाते हुए आश्चर्य से सानिया को अपनी तरफ बढ़ते देख पूछा, क्या हुआ सानिया, क्या बात करनी थी? सानिया कुछ नहीं बोली, बस आगे बढ़कर उसके आंखों पर चढ़ा काला चश्मा हटा दिया
और उसकी लाल आंखों को देखकर कहा, तो कल रात भर इसीलिए गायब थे तुम दोनों? क्यों पी इतनी कि वापस आने का होश नहीं रहा? पता है मैं कितना परेशान थी, रात भर सुकून से सो नहीं पाई। मैं कैसे? आगे कुछ सानिया कहती उससे पहले ही वेदांश ने उसे खींचकर गले लगा लिया और बोला, मैं भी तो कितनी रातों से सुकून से सो नहीं पाया हूँ। क्या करता मैं? सानिया ने उससे अलग होना चाहा तो उसने अपनी बाहों को कसते हुए कहा, आखिरी बार, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। मैं वापस जा रहा हूँ। वेदांश के वापस जाने की बात सुनकर सानिया का दिल बैठ गया, पर वह कुछ नहीं बोली, ना ही वेदांश से दूर हुई। कुछ देर के लिए खुद को उसकी बाहों में छोड़ दिया, फिर अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए कहा, अच्छा है, हम दोनों के लिए अच्छा है। वेदांश एकटक सानिया को देख रहा था, फिर बोला, मैं कितना भी दूर चला जाऊं तुमसे, दूर कभी नहीं जा पाऊंगा। तुम हमेशा मेरी यादों में, मेरे दिल में रहोगी। फिर अपनी जेब से कंगन के जोड़े निकालकर सानिया के हाथों पर रखते हुए कहा, ये तुम्हारी शादी का तोहफा है। भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराती रहो। कंगन को हाथ में लेते ही सानिया के आंसू छलक आए। उसके हाथों को पकड़कर उसकी आंखों में देखा। दोनों की आंखें भरी थी, किस पल छलक जाएं किसी को नहीं पता था। सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाए इससे पहले ही दोनों ने मुंह घुमा लिया। सानिया वहां से जितनी जल्दी हो सकता था अपने रूम की तरफ चली गई। वेदांश वहीं हाथों से मुंह ढककर बैठ गया। वंदिता जब सानिया के रूम के सामने पहुंची तो उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। वंदिता के आवाज़ देने पर नेहा ने दरवाज़ा खोला। सानिया ने वंदिता को देख अपने आंसू छिपाने की लाख कोशिश की, पर दर्द इतना ज़्यादा था कि ना आंसू छिपा पाई, ना ही रोना उसका बंद हुआ। वंदिता ने उसे बेतहाशा रोता देख उसे गले से लगाते हुए कहा, क्या हुआ, इतना क्यों रो रही है तू? सानिया कुछ नहीं बोली, बस अपने बाहों की पकड़ को मजबूत करते हुए वैसे ही रोती रही। एक दो बार पूछने पर जब सानिया कुछ नहीं बोली तो वंदिता ने नेहा से पूछा। उसने ना में सिर हिला दिया और बाहर चली गई। फिर वंदिता ने कुछ नहीं पूछा, वैसे ही बैठी रही। सानिया वंदिता से लिपटकर रोते रोते सो गई। उधर वेदांश ने अपना सामान पैक कर लिया था। नितेश और नेहा को वेदांश के जाने का कारण पता था, तो उन दोनों ने चाहकर भी उसे नहीं रोका। तरुण ने बहुत रोकना चाहा, पर उसने बहाना बना दिया और अपना सामान लेकर नीचे आ गया। वह अब भी बार बार ऊपर देख रहा था। ये देख तरुण ने कहा, अपने जाने के बारे में वंदिता को बताया? तरुण के सवाल पर वेदांश कुछ नहीं बोला तो तरुण ने कहा, तुम वंदिता को बिना बताए जा रहे हो, वह नाराज हो जाएगी। मेरे पास वक्त नहीं है, प्लेन मिस हो जाएगा। तुम बता देना, मैं चलता हूँ। कहकर अपना सामान कार में रखा और अंदर बैठने जा ही रहा था कि पीछे से आवाज़ आई, मुझे बिना बताए ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? वंदिता ने पूछा। पापा को बिजनेस में ज़रूरत है मेरी, मेरा जाना ज़रूरी है, वेदांश ने कहा। पर कल मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, समझे तुम? और वैसे भी अंकल को अपना काम धंधा चौपट करवाना है क्या? वंदिता ने कहा। पापा ने कॉल किया है, जाना पड़ेगा, वेदांश ने कहा। आज से पहले तो कभी नहीं किया, अब उन्हें तुम में क्या दिख गया? हंसकर कहा वंदिता ने, फिर सोचते हुए बोली, अच्छा तो ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ उनसे। वंदिता ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। वेदांश थोड़ा तेज आवाज में बोला, फिर खुद को कवर करते हुए कहा, मतलब? मेरी बात हो गई है, टिकट भी बुक हो गया है, मुझे जाना ही पड़ेगा। पर कल संगीत है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? कल तो हम दोनों डांस करने वाले हैं ना, फिर तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? वंदिता ने कहा। मैनेज कर लेना, मेरा जाना ज़रूरी है, वेदांश ने कहा। मेरे लिए भी सानिया की शादी ज़रूरी है, कल का डांस ज़रूरी है। मैं अभी अंकल से तुम्हारे रुकने के लिए बात करती हूँ। वंदिता ने इतना कहकर फ़ोन निकाला और नंबर ढूंढने लगी। ये देख वेदांश को अपना झूठ पकड़े जाने का डर हुआ। उसने वंदिता से फ़ोन छीनते हुए कहा, मैंने कहा ना कि मेरी बात हो गई है, तो मैं दोबारा बात कर लूँगी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कहकर वेदांश से फ़ोन छीन लिया। तुम बात नहीं कर सकती, वेदांश ने थोड़ा गुस्से से कहा। क्यों नहीं कर सकती? वैसे ही लहजे में वंदिता ने पूछा। वह नाराज़ हो जाएंगे। फिर अपने झूठ को कवर करते हुए वेदांश ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उन्हें मना लूँगी। वंदिता ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या चाहती हो तुम? वेदांश ने हार मानते हुए कहा, यही कि तुम रुक जाओ और मेरे साथ कल संगीत में डांस करो। वंदिता ने कहा, ओके।
मैं रुक जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। संगीत खत्म होते ही मैं वापस चला जाऊंगा और कोई मुझे नहीं रोकेगा। वेदांश ने कड़क अंदाज में कहा। वंदिता ने कुछ सोचते हुए कहा, ओके, संगीत का कार्यक्रम खत्म होते ही चले जाना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अब खुश? वेदांश ने हाँ में सर हिलाया और वंदिता से कहा, तो चलो अब। नितेश ने ड्राइवर से कहकर वेदांश का बैग वापस उसके रूम में रखवा दिया। सानिया को जब वेदांश के रुक जाने का पता चला तो उसका दिल खुश था, पर दिमाग में हलचल मची थी। वेदांश ने चुपचाप डिनर किया और वापस आकर अपने रूम में सोने की कोशिश करने लगा। नितेश ने उसके दिल का हाल जानने की कोशिश की, पर वह कुछ बोला ही नहीं। काफ़ी देर की कोशिश के बाद आखिर उसे नींद आ ही गई। सुबह जब वह उठा तो सुबह के 9 बज रहे थे। सामने नितेश को बैठा देखा तो बोला, क्या हुआ तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम अपना बताओ, क्या हुआ है? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? नितेश ने पूछा। कुछ नहीं, बस संगीत के बाद वापस घर चले जाना है, वेदांश ने बेड से नीचे उतरते हुए कहा। मतलब तुम तरुण के साथ सानिया की शादी होने दोगे? नितेश ने आश्चर्य से पूछा। तो तुम्हें क्या लगता है अब भी रोकने के लिए कुछ बचा है? वेदांश ने नहाने के लिए कपड़े निकालते हुए कहा। भाई, ऐसे कैसे? मुझे तो लग रहा था कि तुम कुछ तो करोगे ही, पर तुम तो हार कर जाने की बात कर रहे हो, नितेश ने कहा। अब जीतने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, कहकर हल्के से मुस्कुराते हुए वेदांश बाथरूम में घुस गया। दोपहर के 3 बज रहे थे। संगीत का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। सब एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दे रहे थे। खूबसूरत लिबास में बैठी सानिया पर ना चाहते हुए भी वेदांश की निगाह चली ही जाती थी। पर आज सानिया ने नजरें झुका रखी थी। शायद आज उसके दिमाग के साथ दिल ने भी हार कबूल कर ली थी। उसके साथ बैठा तरुण परफॉर्म करने वालों का हौसला बढ़ा रहा था। वह आज बहुत खुश था। नेहा नितेश के बाद अब डांस फ्लोर पर वेदांश और वंदिता थे। वेदांश डांस तो वंदिता के साथ कर रहा था, पर दिल और दिमाग के साथ नज़रों में भी सानिया का ही चेहरा था। वह बार बार सानिया की तरफ देखने लगता था। वेदांश और वंदिता के खूबसूरत डांस के बाद हॉल तालियों से गूंज उठा। अब संगीत के कार्यक्रम का अंतिम डांस होना था। वह था तरुण और सानिया का डांस। तरुण ने उठकर सानिया के सामने हाथ बढ़ाया तो सानिया ने अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया। सानिया का हाथ थामे तरुण स्टेज पर पहुंच गया। तरुण डांस को पूरी तरह एंजॉय कर रहा था। चारों ओर हूटिंग हो रही थी। सानिया की नजरें खुद के ही पैरों पर टिकी थी। उधर वेदांश जलन के मारे अपने कमरे में चला गया। उससे उन दोनों का डांस देखा ही नहीं गया। कमरे में घुसते ही दीवार पर मुक्का मारा। अपने कपड़ों व सामान को गुस्से से पूरे कमरे में बिखेर दिया। फिर अपने गुस्से को शांत करने के लिए बाथरूम में जाकर ठंडे पानी से मुंह धोकर बाहर आया। एक लंबी सांस ली, फिर वापस अपने कपड़ों को समेटकर बैग में डाला और उसकी जिप बंद ही कर रहा था कि नितेश आ गया। कमरे की हालत देख वह समझ गया कमरे के बारे में नितेश कुछ न पूछे, इसलिए उसने ही कहा, संगीत सेरेमनी खत्म हो गई क्या? हाँ, पर तुम बैग क्यों पैक कर रहे हो? नितेश ने आश्चर्य से पूछा। जाने का वक्त हो गया है, वेदांश ने कहा। तुम सानिया को यहाँ अकेला छोड़कर जाओगे? नितेश ने कहा। जाना कौन चाहता है, पर जाना पड़ेगा। यहाँ रहूंगा तो उसे भी तकलीफ होगी और मुझे भी। इससे बेहतर है मैं चला जाऊं। वैसे भी मैं उसे किसी और के साथ फेरे लेते हुए नहीं देख पाऊंगा। वेदांश ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। नितेश आगे कुछ कहता उससे पहले ही नेहा ने दस्तक दी। उसके हाथ में एक छोटा सा लेटर था। लेटर वेदांश को देते हुए नेहा ने कहा, ये सानिया ने तुम्हें देने को कहा है। जाते जाते दरवाजे से नेहा पलटते हुए आंखों में आंसू लिए बोली, वेदांश कुछ करो प्लीज। सानिया सिर्फ तुमसे प्यार करती है। तुम जिसकी खुशी के लिए ये सब कर रहे हो वह किसी और के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। इसका अंदाज़ा शायद उसे नहीं है। वह भावनाओं में बहक रही है, पर प्लीज़ तुम कुछ करो। रोक लो ये शादी। ज़िंदगी भर की घुटन से अच्छा है इस वक्त इस सिचुएशन का सामना करो प्लीज़, कहकर अपने आंसुओं को पोंछते हुए चली गई। वेदांश एकटक दरवाजे को निहार रहा था। वेदांश, नेहा सही कह रही है, मैं उसकी बातों से सहमत हूँ, नितेश ने कहा। पर मैं नहीं, कहकर अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। नितेश उसे जाते हुए देखता रह गया। नेहा की बातें वेदांश के दिमाग में घूम रही थी और उसका हर बढ़ता कदम बोझ जैसा महसूस हो रहा था। पर आज वह पीछे मुड़ना नहीं चाहता था। दिल बगावत कर रहा था, पर दिमाग उसके पैरों को आगे बढ़ने का हौसला दे रहा था। हर कदम के साथ सानिया से दूर जाने का दर्द भी बढ़ रहा था, पर वह रुका नहीं। लिफ्ट की तरफ मुड़ रहे कदम सीढ़ियों की तरफ मुड़ गए। शायद वह सानिया से हमेशा के लिए दूर जाने के लिए थोड़ा और देर करना चाहता था।
सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों के पास पहुंचते ही कुछ आवाज़ें उसके कानों में पड़ी तो उसके कदम अपने आप रुक गए। ध्यान से सुना तो ये आवाज़ तरुण की थी। दरवाजे के की होल से झांक कर देखा तो तरुण किसी व्यक्ति से वीज़ा के लिए बात कर रहा था। मुझे बस 2 दिन में वीज़ा चाहिए, कीमत जो तुम चाहो, तरुण ने कहा। ओके सर, आप सारे डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तरुण ने टेबल पर पड़ी फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा। याद रहे 30 सितंबर को सुबह मुझे दोनों वीज़ा मेरे हाथ में चाहिए। ओके। दूसरे व्यक्ति ने फाइल खोलकर कागजात देखते हुए कहा। आप बेफिक्र रहिए, वीज़ा आपको मिल जाएगा, बस आप पेमेंट कर दीजिएगा समय से। तरुण मोरे और अंजलि, दूसरे व्यक्ति ने कागजों पर लिखे नाम पढ़ते हुए चौंका। फिर कहा, पर आपकी शादी तो सानिया नाम की लड़की से हो रही है, फिर वीज़ा अंजलि के नाम से क्यों? तुम अपने काम से काम और पैसों से मतलब रखो, बस, समझे? तरुण ने उसे घुड़कते हुए कहा तो उस व्यक्ति ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा। तरुण की बात सुनकर वेदांश के होश फाख्ता हो गए, पर कमरे से आ रहे व्यक्ति को देखकर वह पीछे की तरफ भागकर छुप गया। वेदांश वापस अपने कमरे में लौट आया। उसे वापस आया देख नितेश खुश होकर उससे लिपट गया और बोला, मैं जानता था तुम सानिया को छोड़कर कभी नहीं जाओगे, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। नितेश बोले जा रहा था, उधर वेदांश के दिमाग में भूकंप आया हुआ था। उसे नितेश का बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। उसे कुछ देर की शांति चाहिए थी, तो उसने नितेश को कमरे से बाहर कर दरवाज़ा बंद कर लिया। नितेश उसकी इस हरकत पर हैरान रह गया। फिर कुछ सोचते हुए वेदांश के वापस न जाने की खबर नेहा को देने चला गया। वेदांश अपने बेड पर लेटा तरुण के बारे में सोच रहा था। शक्ल से शरीफ और मासूम दिखने वाला अंदर से कितना घटिया होगा, ये तो कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। ये सब जब वंदिता को पता चलेगा तो तब क्या होगा, जिस पर वह आंख बंद कर यकीन करती है। अपनी प्यारी बहन की जिससे शादी करने जा रही है, वह इतना कमीना इंसान है, ये जानकर उस पर क्या बीतेगी। और सानिया, उसका क्या? उस पागल को तो अपनी दीदी की खुशी के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। वह बड़ी ही उलझन में था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ से शुरुआत करे। तरुण के अच्छाई के ढोंग पर क्या कोई विश्वास करेगा? वंदिता तो उसकी बचपन की दोस्त है, क्या वह इस बात पर विश्वास करेगी? वंदिता को बिना सबूत के ये बताना सही रहेगा? शादी के एक दिन पहले इतनी बड़ी बात पर क्यों कोई विश्वास करेगा? मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है और मैं ये सब होते देख भी नहीं सकता, क्या करूं? बड़बड़ाते हुए वेदांश उठ बैठा। बेड से उतरकर नीचे फर्श पर बेड से सिर टिकाकर बैठ गया। अचानक से इतनी बड़ी बात पता चलने पर उसका दिमाग झन्ना गया था। सवाल हजारों थे, जवाब किसी के भी नहीं। क्या करें, कैसे करें, यही सब सोचते सोचते वह सो गया। सुबह करीब 6 बजे उसकी आंख खुली। बाहर रोज से कुछ ज़्यादा शोर मचा था। दरवाज़ा खोला तो बाहर वंदिता और तरुण शादी की तैयारियों में बिजी थे। तरुण को देखकर अचानक से उसे सब याद आया और भागकर नितेश के पास पहुंचा। वेदांश नितेश को अपने कमरे में लेकर आया और तेजी से दरवाज़ा बंद कर दिया। वेदांश की इस हरकत से नितेश को बड़ा अचरज हुआ। सामने चहलकदमी कर रहे वेदांश को देख नितेश बोला, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे मुंह से मेरे सामने नहीं निकल रही? नितेश की बात सुनकर वेदांश ने चहलकदमी करना बंद कर उसके पास आकर बैठा और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुझे तरुण कैसा लगता है? वेदांश की बात सुनकर नितेश को करंट जैसा लगा। वह वेदांश से दूर होते हुए बोला, भाई कैसी बात कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बताओ, उसका नेचर, बिहेवियर, ये सब तुम्हें कैसा लगता है? वेदांश ने पूछा। बंदा तो अच्छा है, उसमें अच्छे लड़के की सारी क्वालिटी है, पर सानिया से उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। नितेश ने अपनी बात रखी। अगर मैं कहूँ कि उसकी ये अच्छाई एक ढोंग है तो? वेदांश ने नितेश से कहा, क्या बात कर रहे हो, कौन सा ढोंग? आज तक उसमें कोई कमी या बुराई दिखी है क्या? फिर तुम ये कैसे कह सकते हो? नितेश ने सफाई दी। अच्छा ये बताओ, मैं कुछ कहूँ और तरुण कुछ कहे तो तुम किसका विश्वास करोगे? वेदांश ने अंतिम बाजी खेली। क्या भाई, ये क्या है? मेरा उसका यार, क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? हुआ क्या है आज तुम्हें? नितेश ने वेदांश के सवालों से ऊबते हुए कहा। पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो, वेदांश ने कहा। अब तुम मेरे दोस्त हो तो जाहिर सी बात है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा, नितेश ने कहा। ओके, फिर ध्यान से सुनो। और वेदांश ने सारी बात नितेश को बताई तो वह भी चौंक पड़ा। एकाएक तो उसे भी विश्वास नहीं हुआ, पर वह वेदांश को अच्छे से जानता था।
कि वेदांश किसी पर ऐसे ही झूठे आरोप नहीं लगा सकता और दो चार सवालों को पूछकर तरुण का दोष पक्का किया। उधर तरुण वंदिता से जल्दी करने को कह रहा था तो वंदिता ने कहा, 2 बजे का टाइम दिया है, अभी तो 10 ही बजे हैं, अभी जाओ थोड़ा अपना लुक चेंज करो। आज तुम्हारी शादी है, मैं यहाँ भी देख लूँगी और अकेले चली जाऊँगी। तुम मेरी फिक्र मत करो, वंदिता ने फूल वाले को उंगलियों से समझाते हुए कहा। पर मैं साथ चलूँगा, तुम्हारे बिना तो शादी होने से रही, फिर मैं यहाँ रहकर कर ही क्या लूँगा। और ये सब छोड़ो, तुम कर लेंगे ये लोग, मैंने इन लोगों को बुलाया किस लिए, तुम जाकर थोड़ा आराम करो और बाकी का काम मैं देख लेता हूँ, कहकर तरुण ने वंदिता के हाथ से फूलों की डलियां छीन कर फूल वाले को देते हुए कहा। वंदिता ने तरुण को रोकना चाहा तो वह बोला, सारी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं, मैंने देख लिया है और ये सब तो शाम तक चलता ही रहेगा, तुम जाकर अभी आराम करो, 2 घंटे बाद हम निकलेंगे। दो चार कदम चलने के बाद मुड़ते हुए वंदिता ने कहा, तरुण हम कल चलें तो? मेरा मतलब आज सानिया की शादी है, फिर कैसे मैं आज? जाना ज़रूरी है, इसमें हम ज़रा सी भी लापरवाही नहीं कर सकते। मैं समझ रहा हूँ पर आज जाना ही है, समझी तुम? अब अंदर जाओ, जब तक जाने का वक्त ना हो बाहर मत आना, ओके? कहकर वंदिता को उसके रूम में जाने का इशारा किया। वंदिता बेमन से चली गई और तरुण शादी की अधूरी तैयारियों को पूरा करने में व्यस्त हो गया। दूर खड़े वेदांश और नितेश वंदिता के लिए तरुण की फिक्र करने की बात सुनकर कुढ़े जा रहे थे। भाई क्या एक्टिंग करता है, इसके दोहरे चेहरे को तो कोई मान ही नहीं सकता। अब हम क्या करेंगे, नितेश ने कहा। वंदिता से बात तो कही नहीं होगी, कहकर वंदिता के रूम की तरफ बढ़ गया। रूम के सामने खड़े नितेश और वेदांश ने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाना चाहा, पीछे से तरुण ने हाथ पकड़ लिया और सामने आते हुए बोला, वह थक गई है, थोड़ा आराम कर लेने दो, क्या काम है? चाहो तो मुझे बता सकते हो, वेदांश ने गुस्से से हाथ झटकते हुए कहा। मुझे सिर्फ वंदिता से बात करनी है, मैंने कहा ना वह थक गई है। पर वेदांश ने उसकी बात काटते हुए कहा, ये अपनी झूठी हमदर्दी किसी और को दिखाना, ये तुम्हारा खेल ना मेरे सामने अब नहीं चलने वाला, समझे तुम? कहकर वेदांश ने तरुण को दरवाजे के सामने से धक्का देते हुए कहा, फिर दरवाज़ा थपथपाते हुए कहा, वंदिता वंदिता दरवाज़ा खोलो। तरुण ने खुद को संभालते हुए फिर से वेदांश का हाथ पकड़ा। प्लीज़ रुक जाओ, वंदिता को तरुण अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वेदांश ने उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, बंद करो अपनी नौटंकी और दफ़ा हो जाओ, तुम्हारी असलियत में जान चुका हूँ, समझे तुम? तो ये दिखावा करना बंद करो। तरुण ने आश्चर्य से वेदांश की तरफ देखा, फिर नितेश को, दोनों उसे गुस्से से देख रहे थे। क्या जान गए हो तुम और कौन सी सच्चाई? तरुण ने कहा। वेदांश कुछ जवाब देता उससे पहले ही वंदिता ने दरवाज़ा खोला और तीनों का चेहरा देख उसे कुछ शक हुआ। क्या हो रहा है यहाँ, उसने पूछा। वंदिता मैं तुमसे कुछ, पर वेदांश की बात काटते हुए तरुण बोला, तुम आराम करो ना, वो खाने के मेन्यू के बारे में वेदांश को बात करनी थी, मैं देख लूँगा, तुम आराम करो, कहकर तरुण ने वंदिता को अंदर कर दरवाज़ा बंद कर दिया। वेदांश गुस्से से तरुण को देख रहा था, कहीं अलग चलकर बात करें, तरुण ने कहा। फिर दोनों होटल के नीचे आ गए। हाँ तो बताओ क्या जान गए हो तुम? तरुण ने घमंड के साथ कहा, मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूँ, शादी सानिया से, और जब तुम किसी और को चाहते हो तो सानिया की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? वेदांश गुस्से से बोला, ओ तो तुम्हें सब पता चल गया है, अच्छा है, पर तुम अब कुछ नहीं कर सकते, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तरुण ने इतराते हुए कहा, ये सब क्यों कर रहे हो तुम? सानिया ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वेदांश ने पूछा। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और ना ही मुझे तुमसे कोई लेना देना है, फिर मैं क्यों बताऊं? तरुण ने कहा। जो भी हो, मैं तुम्हें सानिया की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा, वेदांश बोला। तो क्या करोगे? सानिया से कहोगे? कह ही नहीं सकते तुम। वंदिता से कहोगे? वो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगी, तरुण ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ भी हो, तुम्हें सानिया से आज शादी तो नहीं करने दूंगा, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। वेदांश गुस्से से भर उठा था। ओके कर लो कोशिश, अपने प्यार को बचा सको तो बचा लो, कहकर वेदांश के सामने अपना चेहरा कर उसकी बेबसी पर हंसते हुए कहा और आगे बोला, मुझे सब पता है, सानिया और तुम एक दूसरे से प्यार करते हो और बीच में रोड़ा है तुम्हारी गर्लफ्रेंड वंदिता, मुझे सारी सिचुएशन पता है और इसका फ़ायदा मुझे मिल रहा है। मुझे तो तुम्हारी हालत पर तरस आ रहा है और सबसे ज़्यादा सानिया पर, बेचारी दूसरों की खुशियों की खातिर जिंदगी भर के लिए कुर्बान होने जा रही है, कहकर जोर से तरुण हंस पड़ा। वेदांश का दिल तो किया कि उसका मुंह तोड़ दे, पर परिस्थितियों ने उसके हाथ बांध रखे थे। शाम को मेरी और सानिया की शादी में ज़रूर आना, इंतज़ार रहेगा, कहकर तरुण चला गया।
वेदांश गुस्से से तिलमिलाकर रह गया। नितेश और वेदांश घंटों डिस्कशन करते रहे पर कुछ नहीं सूझा। तभी नेहा उनके कमरे में आई। उसे देखते ही उन दोनों के मन में एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी। दोनों ने सारी राम कथा नेहा को सुनाई। एक बार की नेहा ने तो यकीन ही नहीं किया। फिर दोनों की काफ़ी समझाने में लॉजिक देने पर उसे यकीन हो गया। पर जैसे ही उन दोनों ने यह बात सानिया को बताने को कहा, नेहा ने सीधे मुकरते हुए कहा, सानिया को अपनी दीदी पर खुद से ज़्यादा यकीन है। वह कभी से सच नहीं मानेगी, उल्टा तुम पर गाज गिर सकती है। अगर कहीं उसके दिमाग में ये बात तरुण ने डाल दी कि तुम उसे फंसा रहे हो उससे शादी करने के लिए, क्योंकि उसे तो पता ही है कि तुम दोनों प्यार करते हो, तो ये आइडिया बेकार है, कुछ और सोचो। वेदांश और नितेश दोनों नेहा की बात से सहमत थे। अब वेदांश के पास आखिरी उम्मीद वंदिता ही थी। उसने बात करने के लिए कई बार वंदिता के रूम के चक्कर मारे, पर कभी वह किसी काम में बिजी होती तो कभी तरुण के साथ शादी की तैयारी को चेक करती हुई मिलती। घड़ी में 1 बज रहा था। वंदिता जैसे ही तरुण के साथ बाहर जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकली, वेदांश उसके पास पहुंच गया और बोला, वंदिता मुझे अभी बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो, वंदिता ने कहा। कहीं और चलें, वेदांश ने कहा। वंदिता कोई जवाब देती उससे पहले ही पीछे से तरुण ने वेदांश के कंधे पर पीछे से हाथ रखते हुए कहा, वेदांश बातें बाद में भी कर लेना, मैं तुम्हारी वंदिता को हमेशा के लिए नहीं ले जा रहा हूँ। वो क्या है ना कि हमें थोड़ा काम है और देर भी हो रही है, तो प्लीज़ बातें बाद में, कहकर तरुण वंदिता को अपने साथ ले गया। पीछे से गुस्से से बौखलाया वेदांश दोनों को जाता देखता रह गया। पर थोड़ी ही देर में वंदिता वापस आ गई और अपने कमरे के सामने वेदांश को बैठा देख चौंक कर बोली, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो कहीं जा रही थी, वेदांश ने हैरानी से उठते हुए पूछा। हाँ, पर नीचे पहुंची तो कार में कोई दिक्कत आ गई थी। तरुण ठीक करवा रहा है, कार ठीक होते ही हम जाएंगे। और तुम कुछ बात करना चाहते थे, वंदिता ने कहा। हाँ, तो अंदर चलकर बात करें, वेदांश ने कहा। वंदिता ने हाँ में सिर हिलाया और अंदर आ गई। वंदिता, हाँ अब बताओ क्या बात थी? वेदांश, मैं सानिया और तरुण के बारे में बात करना चाहता था। ये सुनकर वंदिता मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो तुम्हारे हाव भाव से डर रही थी कि जाने क्या बात है, पर तुम उन दोनों की चिंता मत करो, दोनों बहुत खुश रहेंगे साथ में। वंदिता, मैं तरुण के, वेदांश अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वंदिता का फ़ोन बजा। फ़ोन कैटरिंग वालों का था। वंदिता ने वेदांश को 2 मिनट रुकने का बोला, फिर बात करने में व्यस्त हो गई। वेदांश बड़ी बेसब्री से वंदिता के फ़ोन काटने का इंतज़ार कर रहा था। फ़ोन काटा तो जैसे ही वेदांश ने कुछ कहना चाहा, तरुण ने फ़ोन कर उसे नीचे आने को कहा। वेदांश, मेरा अभी जाना ज़रूरी है, हम वापस आकर बात करते हैं, वंदिता ने कहा। पर यह बात बहुत ज़रूरी है, सानिया की ज़िंदगी से जुड़ी है, उसकी खुशियों से। इस पर वंदिता ने वेदांश की तरफ मुड़कर कहा, अब उसकी फिक्र मत करो, अब उसकी जिम्मेदारी तरुण की है, कहकर मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। और अगर वही उसकी खुशियों को निगलने जा रहा हो तो, धोखा दे रहा हो तो? वेदांश के इन शब्दों ने वंदिता के पैरों में बेड़ियां डाल दी। वेदांश के शब्दों ने एक पल के लिए वंदिता को रोक तो लिया था, पर वेदांश को वंदिता के जवाब से बड़ी हैरानी हुई। जब उसने कहा कि वेदांश, क्या हो गया है तुम्हें, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? तरुण को मैं बचपन से जानती हूँ, वो बहुत अच्छा है, उस पर मुझे पूरा यकीन है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है शायद, या फिर किसी ने तुम्हें बहकाया होगा। ना ही मुझे कोई गलतफहमी हुई है और ना ही किसी ने मुझे बहकाया है। मैं क्या छोटा बच्चा हूँ जो कोई बहकाएगा मुझे? वंदिता, मैं सच कह रहा हूँ, तरुण तरुण सानिया के लायक नहीं है। प्लीज़ इस शादी को रोक दो, वेदांश ने गुस्से व फिक्र के साथ तेज लहजे में कहा। मुझे सानिया की फिक्र है और तरुण ही सानिया के लिए ठीक है। अचानक से ये तुम्हें क्या हो गया जो तरुण सानिया के लायक नहीं दिख रहा? मुझे तो उसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही, और वैसे भी अभी तक तो उसमें सब ठीक था, फिर तुम्हें शादी वाले दिन ही उसकी कमियां क्यों नज़र आने लगी? वंदिता ने पूछा। क्योंकि क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था, मुझे भी लगता था कि तरुण अच्छा लड़का है। पर जब, वेदांश की बात काटते हुए वंदिता बोली, वेदांश मुझे पता है तुम्हें ये सब इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हें सानिया की फिक्र है, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरे अलावा भी कोई है जिसे सानिया की खुशियों की परवाह है। लेकिन रही बात तरुण की, तो मैं कैसे मान लूँ? मैं तरुण के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती, और तुम सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हो। एक बार और आराम से सोचो कि तुम्हें यह क्यों लगता है, शायद गलतफहमी हुई हो। ओके, अच्छा हम बाद में बात करते हैं, अभी मुझे जाना है। तब तक पीछे से तरुण ने वंदिता को आवाज़ दी,
तो वंदिता ने वेदांश की तरफ चिंता न करने का इशारा करके मुस्कुराने को कहा और आगे बढ़ गई। वंदिता तरुण के पास पहुंचकर उसे चलने को कहा तो उसने कहा, तुम नीचे चलकर कार में बैठो, मैं बस 1 मिनट में आता हूँ, ओके। फिर वेदांश की तरफ पलटकर कहा, तुम वापस नहीं जा रहे, ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ, हम साथ वापस चलेंगे, कहकर मुस्कुराती हुई चली गई। वंदिता के जाते ही तरुण वेदांश की हालत पर हंस पड़ा और बोला, अभी तक तो मुझे थोड़ी टेंशन थी वंदिता को लेकर, पर उसके जवाब ने मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। अब तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। सानिया के साथ मेरी शादी तो होकर रहेगी, और एक बार शादी हो गई तो उसकी बर्बादी भी तय है। तुम्हारा प्यार अब मेरा होने वाला है, मुबारक हो, कहकर एक बार फिर तरुण जोर से हंस पड़ा। वेदांश ने अपना आपा खो दिया और गुस्से व दर्द से उबलकर उसने उसकी कॉलर पकड़ ली और गुस्से से बोला, आखिर दुश्मनी क्या है तुम्हारी उससे? क्यों बर्बाद करना चाहते हो उसकी ज़िंदगी? उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो उसे इतनी बड़ी तकलीफ देने जा रहे हो? तरुण ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, एक बार शादी हो जाए फिर धीरे धीरे करके सानिया, वंदिता, तुम सब जान जाओगे। थोड़ा सब्र रखो और अपने प्यार की शादी किसी और के साथ देखने का मजा लो, कहकर जोर से हंस पड़ा और फिर अपनी कॉलर छुड़ाते हुए बोला, शाम को मंडप पर मिलते हैं, कहकर हंसते हुए चला गया। वेदांश वहीं एक खंबे के सहारे बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वंदिता भी मानने को तैयार नहीं थी, कोई और रास्ता भी नहीं सूझ रहा था। अपने घुटने में सिर दिए वेदांश यही सब सोच सोचकर परेशान था। उसकी आंखें भर आई थी। उसकी आंखों के सामने सानिया का मुस्कुराता चेहरा नजर आ रहा था। वेदांश, पीछे से नेहा ने आवाज दी। वेदांश ने पलटकर देखा तो नेहा ने उसे अंदर आने को कहा। वेदांश जब अंदर पहुंचा तो सामने सानिया को गुस्से से खुद को देखता देख वह किसी अनहोनी की सोच सहम गया। फिर दोनों को बारी बारी से देखते हुए बोला, क्या हुआ? क्या हो रहा था बाहर? तुमने तरुण की कॉलर क्यों पकड़ी थी? तुम दोनों में कौन सी बात पर बहस हो रही थी जो हाथापाई तक जा पहुंची? सानिया ने गुस्से से कहा। वेदांश ने चौंक कर एक बार नेहा को देखा तो उसने धीरे से ना में सिर हिला दिया। फिर वेदांश ने सानिया की तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं, वो तो आगे कुछ वेदांश कहता उससे पहले ही सानिया ने कहा, वेदांश, मैं दीदी के साथ तुम्हें भी तकलीफ में नहीं देख सकती, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, अब बस तुम्हारे बदलने की बारी है। प्लीज़ भूल जाओ सब और कोई बखेड़ा मत खड़ा करो। इससे दीदी को तकलीफ होगी और मैं दीदी को दुखी नहीं देख सकती, कभी नहीं, किसी कीमत पर नहीं। तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना कि दीदी या तरुण को कोई तकलीफ हो, प्लीज़। सानिया की जुबान से तरुण का नाम वे उसकी फिक्र सुनकर एक बार फिर गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने सानिया के कंधे को झकझोरते हुए कहा, मुझे तकलीफ हो या किसी और को, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर किसी ने तुम्हें तकलीफ देने की सोची तो मैं सारी हदें पार कर जाऊंगा। इतना कहकर वेदांश बाहर चला गया। सानिया उसे आंखें फाड़े हैरानी से देखती रह गई। वेदांश होटल से निकल आया था। उसे कुछ पल का एकांत व सुकून की तलाश थी। दिल और दिमाग दोनों परेशान थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि तरुण के चेहरे से काला नकाब कैसे उतारे। क्या करे कि सबको तरुण की असलियत पता चल जाए और वह सानिया को बचा सके। वंदिता जब नीचे पहुंची तो उसके फ़ोन पर एक कॉल आई और वह फिर से वापस ऊपर चली गई। उसने जाने का प्लान कैंसिल कर दिया था। तरुण ने चलने की बहुत जिद की, पर वंदिता ने सानिया की शादी का हवाला देते हुए अगले दिन जाने का कहकर चली गई। तरुण अपनी हार पर मन महसूस कर रह गया। शाम के 5 बज रहे थे। हर कोई इधर से उधर भाग रहा था। वंदिता ने तरुण को कपड़े देते हुए जल्दी से तैयार होने को कहा, फिर सानिया के पास चली गई। वंदिता जब सानिया के रूम पर पहुंची तब वह अपने बेड पर चुपचाप बैठी नीचे ज़मीन को घूर रही थी। वंदिता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से पूछा, क्या हुआ, घबराहट हो रही है? वंदिता को अपने पास देख वह बिना कुछ कहे उससे लिपट गई। उसके सब्र का बांध टूट चुका था। वह फूट फूट कर रो पड़ी। घबरा मत, तरुण बहुत अच्छा है, वह तुझे बहुत खुश रखेगा, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। फिर मैं हूं ना, तुझसे मिलने आती रहूंगी। तू परेशान मत हो और रोना बंद कर, तबीयत खराब हो जाएगी। फिर कल विदाई के लिए भी आंसू बचा कर रख, कहकर हल्के से मुस्कुराने की कोशिश करती हुई वंदिता सानिया के हाथों के बंधनों को हटाते हुए कमरे से निकलकर अपने कमरे में भाग गई। वह खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती थी,
या यूं कहें कि सानिया के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, वरना उसका हौसला टूट जाता। जी भरकर रोने के बाद अपना हुलिया ठीक कर बाहर की तैयारी को देखने चली गई। नेहा ने शादी का जोड़ा सानिया को देते हुए कहा। वंदिता दीदी ने तैयार होने को कहा। अपने आंसू पोंछते हुए सानिया ने शादी का जोड़ा ले लिया और अंदर जाने लगी तो नेहा ने कहा, सानिया एक बार और सोच लो, क्या तुम्हें यही चाहिए? सानिया ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए नेहा को देखा। आंखों से आंसुओं की बहती धारा को पोंछते हुए कहा, तुम भी जाकर तैयार हो जाओ और मेरे पास ही रहना, कहकर अंदर चली गई। शाम के 6:30 बज चुके थे। वेदांश को ढूंढते हुए नितेश उसके पास पहुंचते ही बोला, यहाँ क्या कर रहे हो? वेदांश को ना बोलता देख नितेश उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, अभी तक तुम्हारे चुप रहने का कारण था, पर अब तुम्हारे पास बोलने का कारण है। फिर क्यों यहाँ बैठे हो? माना कि वंदिता तरुण की सच्चाई मानने से इनकार कर चुकी है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम सानिया की शादी तरुण से होने दो। इसमें सानिया की क्या गलती है जो वह जिंदगी भर की सजा भुगते? वेदांश ने नितेश की तरफ देख कर कहा, तो क्या करूं मैं? सब उसके मुखौटे से इतना खुश हैं, उसके दोहरे चरित्र में इतना अंधे हैं कि अब मैं कुछ भी कहूँ या करूँ मैं गलत साबित होऊंगा। फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मैं तो सोच सोच कर पागल हुए जा रहा हूँ। ऐसा लगता है कोई मेरे जिस्म से मेरी जान को अलग कर रहा है। घाव कोई नहीं है, फिर भी इतना दर्द है कि बताना नामुमकिन है। ऐसा क्या करूं मैं जो मुझे सुकून मिले, इस दर्द इस तपिश से निजात मिले? बताओ ना, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी। तब तो तुम सानिया के दिल की हालत और अच्छे से समझ रहे होंगे। तुम ये सोच के बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो वो तो खैर छोड़ो। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस समय सानिया को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और तुम्हें सानिया की। और रही बात तरुण की, तो क्या ज़रूरत है तुम्हें उस वक्त उसकी सच्चाई साबित करने की, जब इस मामले में तुम्हारे पक्ष में कुछ नहीं है? तुम्हें तो किसी तरह सिर्फ इस शादी को रोकने के बारे में सोचना चाहिए। एक बार शादी रुक जाए फिर तुम्हें वक्त मिल जाएगा तरुण की असलियत साबित करने का, नितेश ने कहा। वेदांश ने हैरानी और उत्सुकता से नितेश की तरफ देखा तो नितेश ने हाँ में सिर हिलाया। सही समझ रहे हो, अब जाओ भी या शादी होने के बाद जाओगे? वेदांश अपने आंसू पोंछते हुए झटके से उठकर भागा। पीछे से नितेश वेदांश को जाता देख मुस्कुरा रहा था। लगभग सारे करीबी रिश्तेदार वे दोस्त आ चुके थे। वंदिता सबका स्वागत करते हुए बार बार तरुण व सानिया के कमरे की तरफ देख रही थी और साथ ही साथ घड़ी भी। पंडित जी ने आवाज़ दी तो वंदिता भागकर उनके पास पहुंची। तो पंडित जी ने दूल्हे को बुलाने को कहा। जी पंडित जी, कहकर वंदिता तरुण के कमरे की तरफ बढ़ गई। वेदांश भागता हुआ आया और सानिया के रूम के पास खड़ा हुआ। दरवाजे के बाहर से उसने दरवाज़ा खोलने को कहा तो अंदर जमा लड़कियों में से एक ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर कहा, लड़के अंदर नहीं आ सकते, आप बाहर से ही बताइए क्या काम है। प्लीज़, बहुत ज़रूरी है, मैं बस 2 मिनट सानिया से बात करना चाहता हूँ। प्लीज़, सिर्फ 2 मिनट, वेदांश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। पर उस लड़की ने अभी वह तैयार हो रही है कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वेदांश सर पटक कर रह गया। वह सानिया से बात करने के लिए कोई और तरीका सोचने लगा। फिर फ़ोन निकाल कर नेहा को कॉल किया, पर कॉल रिसीव नहीं हुआ। हर पल के साथ उसकी धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। फ़ोन कान में लगाए मन ही मन नेहा को रिसीव करने को कह रहा था। उसकी झटपटाहट कोई भी महसूस कर सकता था। वेदांश, यहाँ क्या कर रहे हो? पीछे से आवाज़ आई। वेदांश तेजी से पलटा। अपने पीछे नेहा को देखकर बोला, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? मेरा फ़ोन अंदर है, नेहा ने जवाब दिया। पर वेदांश ने ठीक से सुना ही नहीं और उसका हाथ पकड़कर साइड में ले गया। फिर उसे कुछ समझाया और जाने को कहा। मंडप के पास बैठे वंदिता व तरुण के दोस्त वंदिता के साथ तरुण को आता देख हुटिंग कर रहे थे। तरुण मुस्कुराते हुए मंडप में अपनी जगह पर आकर बैठ गया। नेहा ने अंदर जाकर सानिया से कुछ कहा तो उसने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। फिर नेहा ने सभी लड़कियों को बाहर जाकर शादी एंजॉय करने को कहा। सबके जाते ही नेहा ने वेदांश को अंदर बुलाया और कहा, मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ, किसी के आते ही मैं सिग्नल दे दूंगी। वेदांश ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। दुल्हन के जोड़े में सानिया को वेदांश ने ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, बहुत सुंदर लग रही हो। पंडित जी ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और वंदिता को दुल्हन को लाने को कहा। वंदिता जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची नेहा की जान सूख गई। पर भला हो नितेश का, जो उसने कुछ देर तक वंदिता को बाहर ही उलझाए रखा। नेहा ने वेदांश को सिग्नल दिया। वंदिता के दरवाजे के सामने पहुंचते ही नेहा ने दरवाज़ा खोल दिया। सानिया तैयार हो गई? वंदिता ने पूछा।
हाँ दी, आप चलिए, मैं लेकर आती हूँ, नेहा ने कहा। ओके, वंदिता जाने को हुई पर फिर पलटते हुए बोली, एक बार उसे गले लगाना चाहती हूँ। नेहा रास्ते से हट गई। तब तक सानिया बाहर आ चुकी थी। वंदिता ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया और बोली, घबराना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कहकर उसके सिर को धीरे से सहलाया और अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए बाहर जाते हुए नेहा से सानिया को जल्दी से बाहर लाने को कहा। वंदिता के जाने के बाद वेदांश बाहर निकल आया। सानिया की तरफ देखा। सानिया का दिल बड़ी कश्मकश से गुजर रहा था। वेदांश ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो सानिया ने डबडबाई आंखों से वेदांश को देखा, फिर नेहा को, और अपने आंसुओं को पीते हुए बोली, मुझसे नहीं होगा ये वेदांश, अब कुछ भी हो पर मुझसे नहीं होगा। मैं ये नहीं कर पाऊंगी, दीदी को बहुत तकलीफ होगी। इतना कहकर वह बिलख पड़ी। अपना बड़ा हुआ हाथ वेदांश ने समेट लिया। नेहा ने उसे संभाला। बाहर तरुण वंदिता के साथ सभी लोग दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। वंदिता बार बार तरुण को फिर सानिया के रूम की तरफ देखती। पंडित जी ने फिर से दुल्हन को बुलाने को कहा तो तरुण ने अजीब सी नज़रों से वंदिता को देखा। तो वंदिता बोली, मैं फिर से देखती हूँ। वंदिता कुछ कदम ही चली थी कि नेहा के साथ सानिया को आते देख मुस्कुरा पड़ी। सानिया को लाकर वंदिता ने तरुण के बगल में बैठा दिया। अंदर कमरे में वेदांश जमीन पर बैठा था। चेहरे की रंगत दिल का हाल बयां कर रही थी। अपने आप को जिंदगी में पहली बार वह इतना लाचार महसूस कर रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वेदांश ने सामने देखा। सामने नितेश खड़ा था। उसे देखते ही उसने सिर झुका लिया। नितेश ने ऐसे हिम्मत नहीं हारते मेरे दोस्त, कहकर उसे उठाकर गले से लगा लिया और वेदांश उसका सहारा पाकर बिलख कर रो पड़ा। बाहर चारों ओर खुशी का माहौल था। सब इंजॉय कर रहे थे, सिर्फ वेदांश, सानिया, नितेश और नेहा को छोड़कर। नेहा सानिया के पीछे ही बैठी थी। उसने पीछे से सानिया को संभाल रखा था। चारों ओर सिर्फ पंडित जी के मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। वंदिता सामने खड़ी सानिया को देख रही थी। उसकी आंखों की नमी बराबर बरकरार थी पर आंखों में खुशी की चमक थी। पंडित जी ने तरुण व सानिया को फेरों के लिए खड़े होने को कहा। दोनों के खड़े होते ही पंडित जी ने मंत्रोच्चार फिर से आरंभ कर दिया। तरुण के साथ सानिया के उठते कदम अचानक से रुक गए जब सामने से वेदांश ने कहा, पंडित जी रुक जाइए। वंदिता ने हैरानी से वेदांश को देखा और पूछा, वेदांश क्या कर रहे हो? ये कौन सा तमाशा है? तमाशा नहीं वंदिता, सानिया, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। मैंने बहुत कोशिश की पर अब नहीं। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा, वेदांश ने कहा और कहते कहते अपने घुटनों के बल बैठ गया। वेदांश की बातों से सब उसे और सानिया को हैरानी से देख रहे थे। वंदिता आंखें फाड़े वेदांश को देख रही थी। तरुण ने गुस्से से मंडप से उतरकर वेदांश की कॉलर पकड़ ली और बोला, ये क्या कोई खेल है? कभी वंदिता कभी सानिया। वेदांश ने वंदिता की तरफ देखकर रूंधे गले से कहा, मैंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ सानिया से प्यार किया है वंदिता, सिर्फ सानिया से। आई एम सॉरी। इतना कहकर वेदांश बिलख पड़ा। वेदांश की आंसू से भरी लाल आंखें वे उसकी हालत देखकर अब यह सब कुछ सानिया की बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। वह दम से जमीन पर बैठ गई। वंदिता भागकर उसके पास पहुंची तो उससे लिपटकर सानिया बोली, मुझे माफ़ कर दो दीदी, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना। सानिया की आंखें वेदांश की बातों की सच्चाई की गवाही दे रही थी और वैसे भी वंदिता की आंखों में देखकर सानिया झूठ बोल ही नहीं सकती थी क्योंकि उसे पता था वंदिता उसका झूठ पकड़ लेगी। फिर सामने जब वेदांश इतना बेबस देखा तो सह नहीं पाई। फिर जुबान को नियंत्रण में रख सकती थी पर आंखों ने सारी कहानी बयान कर दी थी। वंदिता ने सानिया को छोड़कर खड़ी होना चाहा पर उससे पहले ही वह एक तेज चीख के साथ नीचे गिरी। उसके सीने में तेज दर्द हो रहा था। वेदांश ने तरुण को धक्का दिया और वंदिता के पास पहुंच गया। वेदांश ने नितेश को आवाज़ देते हुए वंदिता को उठाया। तरुण ने मदद करनी चाहिए तो वह चीखते हुए बोला, छूना तो दूर, करीब भी मत आना। तरुण ने वेदांश की गुस्से से आग उगलती आंखें देख हाथ के साथ कदम भी पीछे कर लिए। थोड़ी ही देर में सब हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर वंदिता को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। बाहर वेदांश और सनाया हक बकाये से वंदिता की हालत जानने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। करीब 45 मिनट बाद डॉक्टर ने जो वेदांश व सानिया से कहा उससे दोनों के कान सुन हो चुके थे। हाथों व पैरों में कपकपी सी महसूस हो रही थी। दोनों डबडबाई आंख से एक दूसरे को देख रहे थे। सानिया नीचे गिर पड़ती उससे पहले ही वेदांश ने उसे सहारा देकर गले लगा लिया।
दोनों एक दूसरे को आंसुओं से भिगो रहे थे। नितेश व नेहा भागकर दोनों के पास आए और कहा, क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा? पर दोनों में से किसी की जुबान नहीं खुली। उन्हें कुछ भी कहने या समझने के लिए ना ही शब्द मिल रहे थे और ना ही उनका दिमाग काम कर रहा था। दोनों अपराध बोध से भरे हुए थे। नितेश ने फिर से पूछा, आखिर बोलो तो कुछ, क्या हुआ है वंदिता को? वंदिता को हार्ट प्रॉब्लम है, अभी कुछ महीने पहले ही उसकी बाईपास सर्जरी हुई है, पीछे से तरुण ने कहा। तरुण के इतना बोलते ही सब उसे आश्चर्य से देखने लगे। आपको पता था? सानिया ने कहा। इस पर तरुण ने धीरे से हाँ में सिर हिलाकर नीचे कर लिया। आप लोग अब उनसे मिल सकते हैं, पर ध्यान से उन्हें कोई ऐसी बात मत कहिएगा जो उनके दिल या दिमाग पर असर करे, क्योंकि ये उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है, डॉक्टर ने कहा और अपनी कैबिन की ओर चले गए। दरवाजे पर खड़े वेदांश व सानिया वंदिता को देख रहे थे। वंदिता ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए धीरे से कहा, मेरे पास आओ। सानिया ने वंदिता के पास जाते ही वंदिता के हाथ पकड़ लिए और बिलखते हुए बोली, इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? वंदिता ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराते हुए वेदांश को अपने पास बैठने को कहा। वंदिता ने वेदांश को देखते हुए कहा, वेदांश, बहुत वक्त लगाया तुमने, इतना तो हमने भी नहीं सोचा था। वंदिता के इन लफ्ज़ों पर सानिया व वेदांश भौचक्के के रह गए। दोनों ने एक बार एक दूसरे को देखा, फिर वंदिता की तरफ उत्सुकता से देखने लगे। दोनों की उत्सुकता देख वंदिता ने तरुण की तरफ इशारा कर कहा, यह तरुण मेरा बचपन का नहीं, मेरा स्कूल फ्रेंड है, पर इस पर मैं उतना ही यकीन करती हूँ जितना तुम, और मैं तुम दोनों के बारे में भी पहले से ही जानती हूँ। मुझे तो बस वेदांश के मुंह से ये सबके बीच में सुनना था। सानिया, तुम्हें याद है जब एक बार तुम्हारी तबीयत खराब थी और उसके अगले दिन मैंने ज़रूरी काम कहकर 4-5 दिन बाद आने को कहा था? वंदिता की बात पर सानिया ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। फिर वंदिता आगे बोली, उसके बाद मैं सीधे दिल्ली गई और तरुण से मिली। मुझे काफ़ी वक्त से सीने में दर्द महसूस हो रहा था, पर काम के आगे मैंने इसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। फिर मैं तरुण के साथ हॉस्पिटल आई, जहाँ जांच में पता चला कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने जल्दी बाईपास सर्जरी की सलाह दी। इस खबर ने मुझे अंदर तक झंझोड़ दिया था। मैं एक बार तुझे मिलकर गले लगाना चाहती थी, इसलिए अगले ही दिन मैं तरुण के साथ वापस चली गई। जब मैं घर पहुंची तो दरवाजे पर ताला लगा था, फ़ोन भी नहीं लगा। तो मैं वहीं से सीधा कॉलेज तेरे क्लास में पहुंची, तो वहां भी तू मुझे नहीं दिखी। फिर मैं हर जगह बदहवास सी तुझे ढूंढ रही थी। लाइब्रेरी के सामने से गुजरते समय मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से लाइब्रेरी के अंदर घुसी, पर तुम दोनों को साथ देखकर मैंने अपने कदम वापस खींच लिए। तुम दोनों को साथ देखकर मेरा दिल टूट चुका था। ऐसा लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया है। सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की थी कि ये दर्द मेरे अपनों ने मुझे दिया था, जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया उन्होंने ही धोखा दिया। ऐसा लग रहा था मैं पागल हो जाऊंगी। वो तो शुक्र था कि तरुण ने हर कदम पर मेरा साथ दिया, वरना आज मैं तुम लोगों के बीच में शायद नहीं होती। वहाँ से हम दोबारा दिल्ली आए और तरुण ने सारे अरेंजमेंट करवा कर मेरी सर्जरी करवाई। तरुण मुझे रोज़ समझाता, खुश रहने की कोशिश करता, पर मेरा मन बहुत आहत था। जिसके लिए मैंने सब कुछ किया उसी ने। खैर, एक दिन शाम को जब मैं तुम दोनों की फ़ोटो लिए बालकनी में बैठी थी, उस दिन तरुण ने मुझसे पूछा कि मैं किस बात से ज़्यादा परेशान हूँ, अपने प्यार को खोने के लिए, या जिस बहन को खुद से ज़्यादा प्यार किया उसने मुझे धोखा दिया इस बात से, या मेरे प्यार ने मुझे धोखा दिया इस बात से। फिर मैंने सब कुछ बारीकी से सोचा और मेरी समझ में सब आ गया कि मुझे किस चीज़ से ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई है। अगले दिन मैंने वे तरुण ने मिलकर प्लान बनाया। हमारे प्लान के मुताबिक यदि तुम पास हुए तो मैं सब भूलकर तुम दोनों की शादी करा दूंगी, और यदि फेल होते तो हमारा प्लान हकीकत बन जाता, मतलब तरुण व सानिया की शादी। मैं बहुत गुस्सा थी, नाराज़गी भी थी, पर मैं तुझे भी बहुत प्यार करती हूँ। ये नाराज़गी तब दूर हुई जब एक दिन मैंने तुम दोनों की बातें सुनी, तेरे नज़रिए से सब कुछ जाना समझा। तब तरुण ने प्लान कैंसिल करने को कहा, पर मैंने वैसे ही सब चलने दिया, क्योंकि तब तक वेदांश को लेकर मेरे मन में शक पैदा हो गया था। यकीन काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था, या फिर यूं कहूँ कि भरोसा ही उठ गया था तुमसे और प्यार से भी। यही यकीन में भरोसा और तुम्हारा प्यार कहीं कोई जाल तो नहीं है, ये देखने के लिए हमने सब वैसे ही चलने दिया। क्योंकि मेरे साथ रिलेशनशिप में रहकर मेरी बहन से मेरी पीठ पीछे ये सब करना मेरे दिमाग में शक का बीज बो गया था।
और फिर तुम्हारा प्यार सच्चा है या झूठा ये देखने के लिए हमने ये सब किया। और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा प्यार सच्चा है और तुम सफल रहे, और पूरे इत्मीनान से कह सकती हूँ कि तुम्हारे साथ सानिया बहुत खुश रहेगी। और सच कहूँ तो हम दोनों के बीच कभी प्यार था ही नहीं, एक अट्रैक्शन था जो वक्त के साथ ख़त्म हो गया था। और तरुण, तुमने हर कदम पर, जैसे ही वंदिता ने तरुण की ओर देखकर कहना शुरू किया, तरुण ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, पहले ही बहुत बोल चुकी हो, अब आराम करो चुपचाप। वेदांश व सानिया दोनों वंदिता का हाथ पकड़े सिर झुकाए रोए जा रहे थे। उन दोनों के पास शब्द ही नहीं थे। फिर जो वेदांश ने देखा वह क्या था? नितेश ने पूछा तो तरुण मुस्कुराते हुए बालों को खुजाते हुए नितेश के पास आकर बोला, वह भी एक ड्रामा था वेदांश को रोकने के लिए। इसके बारे में मैंने वंदिता को नहीं बताया था, वरना वह मुझे इसकी परमिशन नहीं देती। क्योंकि जब वेदांश ने जाने की बात की थी तब वंदिता को लगने लगा था कि वेदांश ने हार मान ली है, पर मैं चाहता था कि वेदांश सबके बीच में कहे कि वह सानिया से प्यार करता है, क्योंकि मैंने दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार और दूर होने की तरफ देखी थी। कहकर वंदिता की तरफ कनखियों से देखकर मुस्कुराया। सब तरुण को देख रहे थे तो तरुण झेंपते हुए बोला, मैं वंदिता को डिस्चार्ज करने की बात करके आता हूँ। कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो पीछे से वेदांश ने तरुण को आवाज़ दी। तरुण ने पीछे मुड़कर देखा तो वेदांश की लाल नम आंखें नीचे झुकी थी। वेदांश ने आगे बढ़कर कहा, आई एम सॉरी, मैंने जो बर्ताव किया तुम्हारे साथ मुझे नहीं करना चाहिए था। आई एम वेरी वेरी सॉरी। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। और वैसे भी वो सब मैंने तुम्हें उकसाने के लिए ही तो किया था, तो भूल जाओ सब, अंत भला तो सब भला। कहकर तरुण ने वेदांश के कंधे को थपथपाया और बाहर निकल गया। वापस वेदांश वंदिता के पास आया और कहा, मुझे माफ़ कर दो वंदिता, मैं। पर वंदिता ने वेदांश के हाथ में सानिया का हाथ देते हुए कहा, मैं माफ़ नहीं करूँगी, ज़िंदगी भर सानिया को खुश रखना यही तुम्हारी सज़ा है। इस पर सब मुस्कुरा पड़े। दीदी, आपने अपने ऑपरेशन के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? इतना कुछ हो गया, वंदिता ने सान्या की बात काटते हुए कहा। अब रो मत, तब गुस्सा थी पर अब नहीं हूँ, तो अब रो रो कर अपनी तबीयत मत खराब कर, समझी? फिर वंदिता ने सानिया को गले लगाने के लिए उठने की कोशिश की तो दोबारा अपने हाथों व सीने में दर्द महसूस हुआ। वेदांश ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, आप सब बाहर जाइए। सब बाहर आ गए। डॉक्टर ने वंदिता को एक अलग रूम में शिफ्ट कराया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद भी डॉक्टर वंदिता को बचा नहीं पाए। बाईपास सर्जरी के बाद भी वंदिता का हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा था। वंदिता को कोरोनरी आर्टरी डिसीज थी, वॉल्व ने भी काम करना बंद कर दिया था। आई एम सॉरी, डॉक्टर ने कहा और चले गए। डॉक्टर की बात सुन सानिया वहीं ज़मीन पर बैठ गई। उसे डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं था। वह बार बार वेदांश को डॉक्टर की बात पर यकीन ना करने और अंदर चलने को कह रही थी। वेदांश ने नीचे बैठकर उसके चेहरे को हाथों में भरा तो वह उसके सीने में मुंह छिपाकर बिलक पड़ी। वंदिता और तरुण दोनों ये बात जानते थे कि अब वंदिता की ज़िंदगी थोड़े दिनों की है, इसलिए वंदिता ने तरुण के साथ मिलकर वेदांश को प्यार को परखने का ये प्लान बनाया था, ताकि वह निश्चिंत हो सके कि उसके दुनिया से जाने के बाद सानिया के साथ एक ऐसा इंसान होगा जो कभी सानिया का साथ नहीं छोड़ेगा और उसे हमेशा खुश रखेगा। और आखिरकार जाते जाते वंदिता दो प्यार करने वाले को एक कर गई।